हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21। बायोलॉजी में हम लोग इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट किया था, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो जो नया हमारा चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकीय समन्वय, है ना, ये चैप्टर का नाम है। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट रहते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। ये देखिए, ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे जो सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस टू ऑफ वन अनदर। मतलब वह प्रोसेस जिसके थ्रू एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के जो फंक्शंस है, काम है, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके चलना। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय क्या होता है, एनर्जी हमको ज़्यादा चाहिए होती है और उसके हमारी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है एक्सरसाइज के दौरान, तो उस समय हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन का सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होता है। और इस ऑक्सीजन की नेसेसिटी को बढ़ाने के लिए हमारा रेस्पिरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ब्लड वेसल्स में। और जैसे ही हम ये एक्टिविटी ख़त्म करते हैं तो धीरे धीरे ये लंग्स, हार्ट, किडनी की एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है। मतलब यहाँ पर मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी में? तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करता है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली। ठीक है, दोनों सिस्टम, न्यूरल और एंडोक्राइन, दोनों सिस्टम मिलके ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। न्यूरल सिस्टम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। मतलब बहुत क्विक कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करेगा न्यूरल सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, ये हार्मोन्स के थ्रू केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। तो इस चैप्टर में हम न्यूरल सिस्टम देखेंगे और चैप्टर नंबर 22 में हम एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखिए, दो सिस्टम काम कर रहे हैं, एक होता है न्यूरल कंट्रोल और दूसरा केमिकल कंट्रोल जो कि एंडोक्राइन सिस्टम करेगा। तो यहाँ पर हम न्यूरल सिस्टम देखेंगे ह्यूमन का। फिर इसके अलावा हमको यहाँ पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, फिर सिनेप्स एंड इम्पल्स कंडक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख रहे हैं हम न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम क्या होता है? सारे एनिमल्स में जो न्यूरल सिस्टम है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं? डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस। अलग अलग स्टिमुलाई को ये डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं, उनको रिसीव करते हैं और फिर ट्रांसमिट करते हैं, यानी अलग अलग ऑर्गन्स में भेजते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। जैसे हाइड्रा में यदि हम देखें तो एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन का, और इंसेक्ट्स में देखें तो थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है न्यूरल सिस्टम, यानी एक छोटा सा ब्रेन होगा और उसके साथ गैंग्लियंस और न्यूरल टिश्यूज होते हैं। और वर्टिब्रेट्स में न्यूरल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। ये देखिए, अर्थवर्म में ये एक छोटा सा ब्रेन और ये पूरे सेगमेंटल नर्व्स। फिर उसके बाद ये मोलस्का जो है, इसमें ये आपको ब्रेन दिख रहा है, ये गैंग्लियंस दिख रहे हैं, नर्व्स दिख रही है ना। ये फ्लैटवर्म में ये ब्रेन और ये ट्रांसवर्स नर्व, और ये ह्यूमन में पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अब हम देख रहे हैं ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम।
तो ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है वो टू पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल में क्या क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एंड इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। और पेरिफेरल में क्या आता है? ऑल द नर्व्स। पेरिफेरल में आती हैं सारी की सारी नर्व्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके भी दो डिवीजन है, एक सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो क्या करता है? रिले इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स लेके कहाँ भेजता है? मसल्स पे। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंटरी ऑर्गन। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स लेके भेजता है इनवॉलेंटरी ऑर्गन जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फिर से टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ऐसे इसके देखिए, सबसे पहले यदि हम देखें तो जो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसकी डिटेल हम अभी पढ़ेंगे। पेरिफेरल में आता है सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। सोमेटिक स्केलेटल मसल्स पे इम्पल्स भेजता है और ऑटोनॉमिक इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स पे। फिर ऑटोनॉमिक के फिर से टू पार्ट्स है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये देखिए, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, और ये पैरासिम्पैथेटिक। ऐसा अब नर्व फाइबर के टाइप्स जो अभी हमने देखा कि पेरिफेरल में होती हैं सारी नर्व्स, तो ये भी दो टाइप की होती हैं नर्व्स, एफरेंट और इफरेंट, है ना। एफरेंट और इफरेंट। तो एफरेंट नर्व क्या होती है? ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यूज टू सीएनएस। मतलब टिश्यूज से इम्पल्स को लेंगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचाएंगी। और इफरेंट क्या करती है? फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल टिश्यूज तक ये इम्पल्स पहुंचाती है। ठीक है, अब देखिए इनके भी दो प्रकार है, सेंसरी एंड मोटर, है ना। सेंसरी और मोटर नर्व इन्हें कहा जाता है। सेंसरी यानी जो कोई भी सेंस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है, और मोटर जो दोबारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पर्टिकुलर ऑर्गन को ऑर्डर लाती है। ठीक है, फिर ऐसे ही नर्व फाइबर होते हैं माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। जिनमें माइलिन शीथ होती है वो माइलिनेटेड कहलाते हैं, और जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती वो अनमाइलिनेटेड कहलाते हैं। फिर ऐसे ही यूनी, बाय और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं। मतलब एक पोल होगा या तो दो में डिवाइडेड होगा या बहुत सारे पोलर। तो ऐसे ये अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स जो हैं या नर्व फाइबर होते हैं। ये देखिए, ये क्या है? बायपोलर। ठीक है, बायपोलर न्यूरॉन। मतलब इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं और सेल बॉडी से जो दो निकलते हैं यहाँ पर, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉइट। ये कहाँ कहाँ होता है? रेटिना में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल्स में। फिर यूनिपोलर, ये देखिए यूनिपोलर, ये जो है एक एक्सॉन, इसमें केवल एक एक्सॉन होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। और ये मल्टीपोलर, एक एक्सॉन और दो या उससे ज़्यादा डेंड्रॉइड्स। तो ये होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नर्व फाइबर होंगे। अब ये पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, है ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और इसके तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी,
ये देखिए, ये सेल बॉडी है इसकी पूरी। डेंड्रॉइट, ये डेंड्रॉइट्स और एक्सॉन, ये वाला पार्ट जो है, ये तीन मेजर पार्ट है इसके, सेल बॉडी, डेंड्रॉइट और एक्सॉन। जो सेल बॉडी है उसमें साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें नीसल्स ग्रेन्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो ये और फिर यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रोसेस निकलते हैं डेंड्रॉइड्स, और ये डेंड्रॉइड्स का क्या काम है? ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये डेंड्रॉइड्स जो है ये इम्पल्स को सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये डेंड्रॉइड इम्पल्स को सबसे पहले लेंगे और सेल बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर ये पूरी सेल बॉडी है, आपको बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है और इसके आसपास होता है साइटोप्लाज्म और उसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स, नीसल्स ग्रेन्यूल। फिर तीसरा जो पार्ट है एक्सॉन, ये एक लॉन्ग फाइबर होता है, ये पूरा लंबा वाला पार्ट जो है एक्सॉन है। इसका जो डिस्टल दूर वाला एंड है ये ब्रांच्ड है। ठीक है, हर ब्रांच के कोने पर आप देख रहे होंगे कि एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है जिसे सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। ये देखिए, ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल या सिनेप्टिक नॉब, और ये क्या करता है? इसमें केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। फिर एक्सॉन का क्या काम है? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ सिनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब यहाँ से इम्पल्स पूरा इस एक्सॉन में जाएगा और सिनेप्स तक जाता है। सिनेप्स मतलब देखिए हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन फैले हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये एक ये न्यूरॉन और ये इसका एक्सॉन है ना, ये सिनेप्टिक नॉब वाले पोर्शन, तो फिर यहीं से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। ठीक है, यहीं से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो इनका जंक्शन है जहाँ पे ये दोनों मिले हैं उसे कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, जहाँ पर दोनों न्यूरॉन एक दूसरे से मिलते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? सिनेप्स। तो ये एक्सॉन का काम क्या है? एक्सॉन का काम है कि नर्व इम्पल्स को लेना और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या सिनेप्स तक पहुंचाना। मतलब यहाँ पर या तो ये मसल से जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर, या फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पहुंचाना। ठीक है, फिर ये हो गया पूरा। फिर उसके बाद जो अभी हमने देखा था कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, तो माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होते हैं उनमें श्वान सेल्स होती हैं और उसके कारण माइलिन शीथ बनती है। ये देखिए, ये माइलिन शीथ आपको दिख रही है, तो ये माइलिनेटेड है। और यदि ये माइलिन शीथ नहीं होगी तो नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड ये कहलाएगा। एक्सॉन के चारों तरफ ये माइलिन शीथ बनती है और बीच बीच में ये देखिए कुछ कुछ जगह पर माइलिन शीथ नहीं है यहाँ पर जैसे, तो इसे कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। ऐसी जगह जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट रहती है बीच बीच में तो वो कहलाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है जिसमें माइलिन शीथ होती है वो मिलते हैं स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स में, और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर माइलिन शीथ नहीं बनाते और ये मिलते हैं जनरली ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपको इसका स्ट्रक्चर्स क्लियर है न्यूरॉन का। इसे न्यूरॉन या नर्व फाइबर कहते हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन या नर्व ट्रांसमिशन है ना, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन। तो अब देखिए इसमें कुछ कुछ टर्म्स पहले हम देखते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन टू प्लेस, है ना। फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब अंदर और बाहर की तरफ जो डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज में। फिर है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये क्या होता है? अनस्टिमुलेटेड पोलराइज्ड स्टेट ऑफ अ न्यूरॉन।
अनस्टिमुलेटेड पोलराइज स्टेट होती है न्यूरॉन की। फिर सोडियम पोटेशियम पंप, स्पेशल प्रोटीन गेट इन सेल मेम्ब्रेन दैट यूज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। फिर पोलराइजेशन मतलब सिचुएशन वेयर द मेम्ब्रेन सेपरेट अ मोर निगेटिव इनसाइड फ्रॉम अ पॉजिटिव आउटसाइड, मतलब अंदर की तरफ जब निगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो कहलाएगा पोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइजेशन, जब मेम्ब्रेन जो है मोर परमिएबल रहेगी किसके लिए, सोडियम के लिए, सोडियम आयन के लिए। ठीक है। फिर एक्शन पोटेंशियल, रैपिड पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, जिसके कारण मेम्ब्रेन के वोल्टेज में चेंज आता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब एक्सॉन कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू अ न्यू स्टिमुलस व्हेन इट इज री-एस्टेब्लिश द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब कोई भी न्यूरॉन एक्सॉन जो है नया स्टिमुलस कैरी नहीं करेगा जब तक कि वो पहले वाले को आगे ना भेज दे। फिर सॉल्टेटरी कंडक्शन, डिस्क्राइब द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग अ माइलिनेटेड फाइबर, है ना, एज इट जम्प फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर, मतलब एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे पे ये जंप करता है सॉल्टरी, मतलब माइलिनेटेड में, अनमाइलिनेटेड से तेज होता है इसमें। ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स, मतलब एक नया इम्पल्स तभी जनरेट होगा जब एक इम्पल्स वहां से चला जाएगा, एक बार में ये एक ही इम्पल्स को कैरी करते हैं। ठीक है, ये सारे इसके रूल्स हैं, है ना, नर्व फाइबर के। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर दिया है कि कैसे नर्व इम्पल्स जो है वो कैरी होते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल सेल्स हैं क्योंकि उनके मेम्ब्रेन जो है पोलराइज्ड स्टेट में रहते हैं। ठीक है। तो जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता, जब वो रेस्ट में रहता है, तो जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल रहती है सोडियम आयंस के लिए, है ना। Axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion and impermeable to sodium ion, यानी पोटेशियम उसमें से हर पर जा सकता है रेस्टिंग में, लेकिन सोडियम नहीं। और वैसे ही membrane is impermeable to negatively charged proteins present in exoplasm। तो जो एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन होता है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है पोटेशियम का और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का, और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन वहां पर कम होगा। और जो बाहर है एक्सॉन के फ्लूइड, वहां पर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसी के कारण यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। और ये जो आयोनिक ग्रेडियंट है ये क्या करता है, ये यहाँ पर पूरा सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 सोडियम आयन जब बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, तो इसके कारण जो आउटर सरफेस होती है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन की उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इनर सरफेस जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और इस समय जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये सोडियम जो है वो अंदर जा रहा है ना, और पोटेशियम बाहर जा रहा है। ये तो इसके कारण क्या होगा कि ये अंदर की तरफ ये निगेटिव चार्जेस देखिए कितने सारे बढ़ गए, निगेटिव निगेटिव दिख रहे हैं आपको, और बाहर पॉजिटिव, तो ये जो है ये कौन सी स्टेट हो गई, पोलराइज्ड। ठीक है। और इस समय पे ये जो है, ये देखिए यहाँ पर ये रेस्टिंग है। सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रेस्टिंग है ना। रेस्टिंग स्टेट में ये पूरा दिखाया गया है आपको कि क्या दिख रहा है आपको, ये बाहर की तरफ पूरा पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए ये है ना, ये रेस्टिंग स्टेट में।
तो ये रेजिस्टिंग पोटेंशियल समझ में आया आपको। फिर ये देखिए यहाँ पर, ये जब पूरा अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर जो है पॉजिटिव है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड स्टेट, है ना। अब जब ये पोलराइज्ड होगा, ये देखिए आगे बढ़ता जाता है ये ऐसे, कि अब ये हिस्सा जो है ये डीपोलराइज हो गया दोबारा, यानी सोडियम जो है जो अंदर गए थे वो वापस बाहर आने लगे हैं, ठीक है। और ये पोटेशियम जो है अंदर, तो ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइज्ड, और आगे का हिस्सा जो है वो पोलराइज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ तीसरे वाले में देखिए क्या हो रहा है कि ये पोलराइज्ड हो गया, अब ये बीच वाला हिस्सा फिर से डीपोलराइज्ड, ये रीपोलराइज्ड यानी फिर से पोलराइज्ड, और ये पोलराइज्ड। तो ऐसे ये जो है इम्पल्स चलते रहते हैं। और ये किसके कारण हो रहा है, पूरा सोडियम पोटेशियम पंप के कारण, ठीक। ये पूरा सोडियम पोटेशियम पंप पे डिपेंड है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है साइट पे, है ना, तो मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है सोडियम के लिए, तो इसके कारण एक रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम का, फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलरिटी एट दिस स्टेट। मतलब आउटर सरफेस जो है मेम्ब्रेन की वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी और इनर जो है वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक। और ये जो पोलरिटी है मेम्ब्रेन की, ये क्या हो गई, रिवर्स हो गई, तो इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। देखिए जब नेगेटिव अंदर और बाहर पॉजिटिव है तो वो पोलराइज्ड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव अंदर और नेगेटिव बाहर, तो ये हो गया डीपोलराइज्ड, क्लियर, ये डीपोलराइज्ड। और जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस समय, इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। फिर उसी के जस्ट वाला जो साइड है ना, साइड बी, तो वहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस पे और निगेटिव है इनर सरफेस पे, तो उसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है इनर सरफेस पे फ्रॉम ए टू बी, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। यहाँ पर ऐसे पूरा जो करंट का सर्किट है वो बन जाता है और पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है साइड बी पे। तो ऐसे ये पूरा जो है इम्पल्स चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा नर्व मतलब पूरा इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जैसा ये चलेगा और सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर काम करता है। अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स सिनेप्स पे, सिनेप्स पे क्या होगा, ये जब पूरा नर्व फाइबर एक है तो उसमें तो ये लाइन से जा रहा है इम्पल्स, लेकिन सिनेप्स, सिनेप्स अभी जैसे मैंने आपको बताया था एक न्यूरॉन से जहां पर दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, जंक्शन जो है, तो उसे हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरा केमिकल, है ना। जब माइलिनेटेड नर्व फाइबर से ट्रांसमिशन होगा तो वो कहलाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन, और ये फास्टर होता है नॉन माइलिनेटेड से। तो ये देखिए सिनेप्स पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये पूरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दो प्रकार के सिनेप्स हैं, इलेक्ट्रिक और केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पे प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। और इसी में जो ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स का ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा कि एक्सॉन में होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। तो और ये फास्टर होगा, केमिकल सिनेप्स से फास्टर होगा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है वो हमारी बॉडी में बहुत कम होते हैं, हमारी बॉडी में जनरली केमिकल सिनेप्स पाए जाते हैं। तो केमिकल सिनेप्स पे क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, वो सेपरेटेड रहती है फ्लूइड फिल्ड स्पेस से, जिसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट।
है ना। ये देखिए यहाँ पर एक स्पेस रहती है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर केमिकल, अभी मैंने आपको बताया था कि जो नॉब्स होते हैं सिनेप्टिक नॉब, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जैसे यहाँ पर इम्पल्स आते हैं एकदम कॉर्नर पे, तो सिनेप्टिक वेसिकल को ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे और उसके कारण यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है ना, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और ये बाइंड हो जाते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर से। ये बाइंड होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर से और ये देखिए ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ से ये पूरे आते हैं इम्पल्स, है ना, ये इम्पल्स जो है यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और ये क्या करेगा, बाइंड हो जाता है इस साइड वाले रिसेप्टर से जो कि पोस्टर सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में एक चैनल बन जाता है और इस चैनल के थ्रू जो है इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएंगे। तो ऐसे न्यूरॉन टू न्यूरॉन ये चलता रहता है। यहाँ से ये देखिए एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे ये डायरेक्शन चलता रहेगा इम्पल्स का। क्लियर है। ये देखिए इसका पूरा डिटेल डायग्राम ये दिया हुआ है ना। ये वेसिकल्स जिनमें कि न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक्सॉन, यहाँ से जो है ये जब इम्पल्स यहाँ आएंगे तो ये यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और ये पूरा इसमें यहाँ पर रिसेप्टर में जाके बाइंड हो जाएगा और ये जो है इम्पल्स फिर यहाँ कैरी होंगे। ठीक है, इधर वाले का एक्सॉन वाला पार्ट और इधर वाले का डेंड्रोइट वाला पार्ट, तो ऐसे ये चलेगा। तो ये जो है आज हमने पूरा क्या देखा, न्यूरॉन और कैसे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है ना। अब हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।